भारत का संविधान। जब भी ये नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक मोटी सी काफी जटिल किताब की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजर से देखें? नियम कानून की किताब नहीं, बल्कि एक देश का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, एक मास्टर प्लान जो बताता है कि ये राष्ट्र, ये देश बना कैसे है। ये जो एम्बलम है, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, एक वादा, एक अरब से भी ज्यादा लोगों के सपनों को एक लोकतंत्र के ढांचे में ढालने का वादा। और इसी वादे पर, इसी नींव पर भारत का पूरा शासन टिका हुआ है। तो सवाल ये उठता है, इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, इतने अलग अलग लोग आखिर कैसे एक साथ बंधे हुए हैं? ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जो इस चीज को मुमकिन बनाता है? इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे कि नागरिक और उनके अधिकार इसकी नींव कैसे हैं। उसके बाद सरकार के 3 स्तंभों को समझेंगे, संघ और राज्यों के रिश्ते पर नजर डालेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि ये दस्तावेज समय के साथ जिंदा कैसे रहता है। ऑलराइट, तो चलिए सीधा सेक्शन 1 में डाइव करते हैं। भारत का संविधान, एक परिचय। आखिर ये मास्टर प्लान है क्या चीज? ऐसे सोचिए जैसे आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का मास्टर प्लान देख रहे हैं। यह सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये प्लान बताता है कि दीवारें कहाँ होंगी, पिलर्स कहाँ खड़े होंगे, और पूरी की पूरी बिल्डिंग एक यूनिट की तरह काम कैसे करेगी। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा देश खड़ा है। अब देखिए, किसी भी बिल्डिंग में सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन। और हमारे देश के इस ब्लूप्रिंट में वो नींव हैं यहाँ के लोग। तो चलिए सेक्शन 2 पर चलते हैं, नागरिक और मौलिक अधिकार। देखिए, ब्लूप्रिंट बनाने का सबसे पहला कदम क्या होगा? यह तय करना कि बिल्डिंग किसके लिए बन रही है। बिल्कुल उसी तरह संविधान का पार्ट 2 यानी नागरिकता यही काम करता है। ये पहले डिफाइन करता है कि इस देश का हिस्सा कौन है, ये महान ढांचा आखिर बनाया किसके लिए गया है। अच्छा, अब जब यह तय हो गया कि नागरिक कौन है, तो ब्लूप्रिंट उन्हें कुछ गारंटीज देता है। और ये कोई मामूली वादे नहीं है, ये हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। संविधान के पार्ट 3 में लिखे ये अधिकार हर एक व्यक्ति की आजादी की चट्टान है, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। तो ये अधिकार हैं क्या क्या? जैसे सबसे पहले है समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई भी हो। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की, घूमने की आजादी, साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार और अपने धर्म को मानने की आजादी। ये वो पिलर्स हैं जो हर नागरिक की डिग्निटी को संभाल कर रखते हैं। ओके, तो नींव तैयार है, नागरिकों के अधिकार तय हो चुके हैं। अब इसके ऊपर वो स्ट्रक्चर बनेगा जो देश को चलाएगा। चलिए सेक्शन 3 में सरकार के 3 स्तंभ। इस स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल मिलती है संविधान के पार्ट 5 में, जिसका नाम है संघ या द यूनियन। यही वो चैप्टर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा नक्शा तैयार करता है, वो इंजन जो पूरे देश को आगे बढ़ाता है। और यहां ब्लूप्रिंट ने काम को बड़े साफ तरीके से बांटा है। पार्ट 5 सरकार को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है। पहला है द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जिसमें प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। इनका काम है देश को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना। दूसरा है द लेजिस्लेचर यानी हमारी संसद, जिसका काम है देश के लिए कानून बनाना। और तीसरा द जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, जो उन कानूनों का सही मतलब बताती है। पावर का ये बैलेंस लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन भारत सिर्फ एक सेंट्रल पावर से नहीं चलता है ना? ये राज्यों का एक संघ है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा ब्लूप्रिंट इस मल्टी लेवल स्ट्रक्चर को कैसे संभालता है, यही हम देखेंगे सेक्शन 4 में, संघ और राज्यों का संबंध। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। ये जो आर्किटेक्चरल प्लान है, ये सिर्फ एक अकेले ऊंचे से सेंट्रल टावर का नहीं है। नहीं, ये एक पूरे कॉम्प्लेक्स का डिजाइन है, जिसमें कई अलग अलग बिल्डिंग्स यानी राज्य साथ मिलकर काम करते हैं। यही तो है भारत के फेडरल कैरेक्टर का असली मतलब। और इस डिजाइन में कमाल की कंसिस्टेंसी है। जो स्ट्रक्चर केंद्र में है, ब्लूप्रिंट उसी का एक मिरर इमेज राज्य लेवल पर बनाता है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट है तो स्टेट्स में गवर्नर, सेंटर में पार्लियामेंट कानून बनाती है तो स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर्स, और जैसे नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके पैरेलल स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं। और इस बात को पक्का करने के लिए कि ये दोनों लेवल्स, सेंटर और स्टेट, बिना किसी टकराव के आराम से काम करें, ब्लूप्रिंट में एक पूरा सेक्शन यानी पार्ट 11 इसी चीज के लिए है। ये उनके बीच काम करने के सारे नियम कायदे तय करता है,
ताकि केंद्र और राज्य मिलकर देश को आगे ले जा सकें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। देखिए, एक देश का ब्लूप्रिंट पत्थर की लकीर नहीं हो सकता, उसे वक्त के साथ बदलना ही होगा। सेक्शन 5, एक जीवंत दस्तावेज या अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जरा सोचिए, कोई ऐसी बिल्डिंग जिसे सदियों तक खड़े रहना है, उसे मौसम और वक्त के हर बदलाव को झेलने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल उसी तरह भारत का संविधान आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और ये कोई बाद में सोची गई बात नहीं थी, ये तो इसके डिजाइन का हिस्सा था। संविधान की भूमिका यानी फॉरवर्ड खुद इस डॉक्यूमेंट को एक ऐसा जीवंत लिखित दस्तावेज कहती है। मतलब इसको बनाने वालों का इरादा शुरू से ही बिल्कुल साफ था। तो सवाल है, ये जिंदा कैसे रहता है? इसका जवाब है अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया के जरिए। यही वो सिस्टम है जो इस बुनियादी प्लान को वक्त के साथ अपडेट होने की इजाजत देता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर न बने, बल्कि एक रेलेवेंट और काम का गाइड बना रहे। तो हम इस बात के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि एक देश का ब्लूप्रिंट पत्थर पर लिखी कोई चीज नहीं है, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ प्लान है। और ये हमें एक अहम सवाल के पास छोड़ जाता है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा और विकसित होगा, इसका ये बुनियादी ब्लूप्रिंट, इसका संविधान, इसके साथ साथ कैसे बदलेगा।